नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अब ईरान इजराइल संघर्ष रुक चुका है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने ईरान पर अमेरिकी हमले की प्रशंसा की है, लेकिन हमले के प्रभाव के बारे में कुछ डिटेल विवरण उन्होंने दिया नहीं है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी ने गुरुवार यानी आज 26 जून 2025 को कहा कि उनके देश ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करके अमेरिका के चेहरे पर तमाचा, क्या शब्द कहा मैंने, सुनाई दिया आपको? अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। और 12 दिनों के युद्ध के बाद, इजराइल के साथ युद्ध विराम की घोषणा के बाद, अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में उन्होंने आगे किसी भी अमेरिकी हमले के खिलाफ चेतावनी भी दे दी है। कानून की जांच करने वाले ईरानी निकाय ने गुरुवार 26 जून 2025 को हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग को निलंबित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। ईरानी सांसदों ने बुधवार 25 जून 2025 को, अब देखो ये 25 और 25 अजीब संयोग है, बीच में छक्का भी है, विधेयक को के पक्ष में मतदान किया। एक दिन पहले युद्ध विराम के बाद इजराइल के साथ 12 दिनों का युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमले किए थे। अब ये परमाणु खतरे के युग में क्या क्या हो सकता है, वो देखने वाली बात है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने गुरुवार 26 जून 2025 को कहा कि उन्हें ऐसी किसी खुफिया जानकारी के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ईरान ने सप्ताहांत में अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को स्थानांतरित किया है। अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने इजराइल जो जीत का दावा किया है और कहा उनके देश ने गुरुवार को अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। दोनों देशों के बीच युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से ये पहली उनकी टिप्पणी सार्वजनिक हुई है। अब IAEA ने कहा कि ईरान के साथ सब सहयोग कम करने संबंधी विधेयक पर अभी तक उसकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने गुरुवार को कहा कि उसे इजराइल से उसके साथ सहयोग निलंबित करने संबंधी संसदीय विधेयक के बारे में कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक बयान में कहा, हमें इन रिपोर्टों की जानकारी है। अभी तक IAEA की इस मामले पर ईरान से कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला, ये रॉयटर्स ने कहा है। और ईरान की जांच संस्था ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अब कानून की जांच करने वाले ईरानी निकाय ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों का हवाला देते हुए गुरुवार यानी आज संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ
सहयोग निलंबित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी। ईरानी सांसदों ने बुधवार को विधेयक के पक्ष में मतदान किया। एक दिन पहले युद्ध विराम के बाद इजराइल के साथ 12 दिनों का युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। ईरान ने 13 जून को एजेंसी द्वारा परमाणु दायित्वों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की भी आलोचना की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि निंदा प्रस्ताव इजराइल और अमेरिका हमलों के लिए मुख्य बहानों में से एक था। गार्जियन काउंसिल के प्रवक्ता हादी तहन नाजिफ ने आधिकारिक इरना समाचार एजेंसी को बताया, सरकार को इस्लामी गणराज्य गणतंत्र ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सभी सहयोग निलंबित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम जियोनी यानी जो इजरायली लोग हैं, यहूदी, जियोनी शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं के खिलाफ किए गए हमलों के कारण उठाया गया है। नाजिफ ने कहा, यह विधेयक जिसे अब अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति मसूद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी अधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति देगा, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन के संबंध में। तो ये जो कहा जा रहा है ये एएफपी के सहयोग से कहा जा रहा है। और खमैनी ने युद्ध विराम के बाद पहला संदेश दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमैनी ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में अपने देश को इजराइल पर जीत के लिए बधाई दी है। वाशिंगटन द्वारा ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह ईरानी नेता का पहला सार्वजनिक संदेश है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमैनी ने इजराइल ईरान युद्ध में युद्ध विराम की घोषणा के बाद पहला सार्वजनिक बयान दिया है। अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध विराम के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान में सर्वोच्च नेता खमैनी ने इजराइल पर जीत का दावा किया है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ बता रहे हैं आपको, करीब करीब 1 घंटे पहले की। अब तक 14 उड़ानों से 3400 से अधिक भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अपने नागरिकों को घर लाने के लिए 18 जून को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने अब तक 14 उड़ानों के जरिए 3400 से अधिक भारतीयों को नागरिकों को ईरान से निकाल लिया है। अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन सिंधु द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में यह भी कहा कि नई दिल्ली जमीनी हालत का आंकलन कर रही है और इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इसे जारी रखा जाए या इसे बंद कर दिया जाए। अब 24 जून को जबकि भारत की समग्र और सतत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की संभावनाओं के बारे में गहराई से चिंतित हैं, उसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की रिपोर्टों का स्वागत किया है। ये जो न्यूज़ है ये पीटीआई द्वारा दी गई है। 26 जून को पेंटागन के नेताओं ने ईरान पर अमेरिकी हमले से होने वाले विनाश पर दुगना जोर दिया है। पेंटागन के शीर्ष नेताओं ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले कितने विनाशकारी थे तथा उन्होंने बमबारी मिशन के पीछे के अध्ययन
और योजना का विस्तार से वर्णन किया है। पेंटागन में एक दुर्लभ समाचार ब्रीफिंग में रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डेन केन ने बहस को इस बात से हटाने का प्रयास किया कि क्या परमाणु लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया था, जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बल्कि इस बात पर केंद्रित किया कि उन्होंने हमलों की वीरता के साथ साथ उन्हें अंजाम देने के लिए किए गए व्यापक शोध और तैयारियों को चित्रित भी किया। आप इसे नष्ट कहना चाहते हैं, आप इसे पराजित कहना चाहते हैं, आप इसे नष्ट कहना चाहते हैं, अपना शब्द चुन लो भाई साहब, हमें नहीं कुछ भी पता, हमको कुछ नहीं पता। यह ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हेग्सेथ ने मीडिया के साथ अक्सर आक्रामक सत्र में ये बात कही है और ये एपी द्वारा जो सूचना है ये मिली है। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्र से कुछ भी नहीं निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी परमाणु सुविधा से कुछ भी नहीं हटाया गया। उनके रक्षा सचिव ने गुरुवार को कहा था कि उन्हें ऐसे किसी भी खुफिया जानकारी के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ईरान ने सप्ताहांत में अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने यूरेनियम को स्थानांतरित किया है। साइट पर मौजूद कारें, छोटे ट्रक, कंक्रीट के कामगार जो कामगारों के थे, शाफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढकने की कोशिश कर रहे थे। सुविधा से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया, इसमें बहुत समय लगेगा। यह बहुत खतरनाक है और बहुत भारी है और इसे ले जाना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने बिना सबूत दिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। ये राइटर्स के द्वारा जो ये न्यूज़ दी गई। और यूरोपीय संघ की राजधानियों का मानना है कि ईरान ने अमेरिकी हमलों से पहले फोर्डो से यूरेनियम स्थानांतरित कर लिया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि यूरोपीय राजधानियों का मानना है कि ईरान के मुख्य परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार काफ़ी हद तक बरकरार है। समाचार पत्र ने प्रारंभिक खुफिया आंकलन से अवगत 2 लोगों का हवाला देते हुए कहा, यूरोपीय देशों का मानना है कि ईरान का 408 किलोग्राम यूरेनियम भंडार, जो हथियार स्तर के करीब संवर्धित है, पिछले सप्ताहांत के हमले के समय उसके 2 मुख्य संवर्धन स्थलों में से एक फोर्डो में केंद्रित नहीं था। तो राइटर्स की ये जो न्यूज़ है उसमें कितनी सच्चाई है वो तो बाद में पता लगेगा। और अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने कहा कि ईरान द्वारा यूरेनियम ले जाने की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को कहा कि उन्हें किसी भी खुफिया जानकारी के बारे में जानकारी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ईरान ने सप्ताहांत में अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को स्थानांतरित किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो खुफिया जानकारी देखी है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है जिसमें कहा गया है कि चीज़ें वहाँ नहीं थी जहाँ उन्हें होना चाहिए था, उन्हें स्थानांतरित किया गया था या अन्यथा। तो ये राइटर्स जो है वो अपनी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। रूस का कहना है कि वह ईरान और IAEA के बीच सहयोग जारी रखना चाहता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को कहा कि रूस चाहता है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अपना सहयोग जारी रखे। ईरान की संसद ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के बाद आया है, जिसका उद्देश्य तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।
ईरान ने परमाणु बम बनाने के किसी भी इरादे से इनकार किया है। रूस, जिसकी ईरान के साथ राजनीतिक साझेदारी है, ने ईरान और अमेरिका के हमलों की निंदा की है और कहा है कि तेहरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अधिकार है। अब ये सब राइटर्स जो है वो न्यूज़ छान छान कर बाहर भेज रहे हैं और खमैनी ने कहा कि ट्रंप ने परमाणु स्थल पर अमेरिकी हमलों के प्रभाव को बड़ा चढ़ा कर बताया है। डींगे मार दी। ट्रंप साहब, आपके विषय में बात हो रही है, ये ध्यान से सुनना जरा। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने गुरुवार 26 जून को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। यह बात उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध में संघर्ष विराम के बाद पहली बार कही। सरकारी मीडिया द्वारा दिए गए एक बयान और टेलीविजन भाषण में उन्होंने अपने देश की इजराइल पर जीत की सराहना की और संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने कभी भी आत्मसमर्पण ना करने की कसम खाई है, जबकि दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के बाद वाशिंगटन को एक थप्पड़ मारा गया है। तो ये एएफपी जो है उन्होंने बताया है। खमैनी, ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ट्रंप का आत्मसमर्पण का आह्वान उनके लिए बहुत बड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी ने टेलीविजन पर दिए गए भाषण में भविष्य में किसी भी आक्रामकता के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां बड़ी कीमत पर होंगी। इसकी कीमत छोटी मोटी नहीं चुकानी पड़ेगी भाई साहब, सावधान रहो जरा, कीमत बढ़ गई है, रेट बढ़ते जा रहे हैं इसकी। उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं पर प्रकाश डाला और प्रमुख अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने की देश की क्षमता को एक बड़ी बात बताया, जिसे दोबारा आक्रमण होने पर दोहराया जा सकता है। खामेनी ने ईरान के आत्मसमर्पण के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आह्वान को सीधे तौर पर संबोधित किया तथा इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि यह इतनी बड़ी मांग है कि वह इसे मांग नहीं सकते। हिम्मत नहीं है उनमें और इतना करेज भी नहीं है और इतनी एथिक्स भी नहीं है। सर्वोच्च नेता ने ईरान के शत्रुओं पर आरोप लगाया कि वे देश के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम जैसे बहाने बनाकर वास्तव में ईरान के आत्मसमर्पण की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट घोषणा के साथ कहा, आत्मसमर्पण कभी नहीं होगा और इस बात पर जोर दिया कि हमारा राष्ट्र शक्तिशाली है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है एक्स पर, उन्होंने कहा कि द इस्लामिक रिपब्लिक डिलीवर्ड ए हैवी स्लैप टू द US face if attacked and inflicted damage on the Al Udeid air base, which is one of the key US base in the region। तो ये उन्होंने कहा है। और ईरान के सांसदों द्वारा IAEA सहयोग को निलंबित करने का मत गलत संकेत है, ये जर्मनी कह रहा है। और जर्मनी ने गुरुवार को ईरान से संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने प्रार्थना की है तथा ईरानी सांसदों द्वारा सहयोग स्थगित करने के लिए किए गए मतदान को पूरी तरह से गलत संकेत बताया है। विदेश मंत्री जोहान मेटफुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जर्मनी ईरानी सरकार से इस रास्ते पर ना चलने का आग्रह करता है और ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के नए बचाव की पेशकश की है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों का ताज़ा आंकलन पेश करेंगे। यह बात इस बात पर उठे विवाद के बाद कही है
कि अमेरिकी बमबारी से तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान पहुंचा है। ईरान में हुए नुकसान की सीमा जिसके बारे में इजराइल ने कहा कि उसने आसन्न परमाणु खतरों को रोकने के लिए कार्रवाई की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में गहन असहमति का विषय बन गया है। अब ये बाकी न्यूज़ तो खैर, अब चीन ने महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में ईरानी और रूसी रक्षा मंत्रियों की मेजबानी की है। चीन ने मध्य पूर्व में युद्ध की पृष्ठभूमि में तथा यूरोप में नाटो देशों के शिखर सम्मेलन में सैन्य खर्च बढ़ाने पर सहमति जताने के मद्देनजर गुरुवार को अपने पूर्वी समुद्र तटीय शहर किंगदाओ में ईरान और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बीजिंग लंबे समय से 10 सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन SCO को पश्चिमी नेतृत्व वाले शक्ति समूहों के प्रतिकार के रूप में पेश करने की कोशिश करता रहा है और राजनीति, सुरक्षा, व्यापार और विज्ञान में इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर देता रहा है। संगठन के शीर्ष रक्षा अधिकारियों की किंगदाओ बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों की लड़ाई के बाद युद्ध विराम हुआ है और फ्रांस का कहना है कि उसने ईरान के युद्ध विराम से पहले इजराइल को निशाना बनाने वाले ड्रोन को रोका था। अब फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने बुधवार देर रात कहा, फ्रांस की सेना ने इस सप्ताह के युद्ध विराम से पहले इजराइल को निशाना बनाने वाले ईरानी ड्रोनों को रोकने के प्रयास में भाग लिया था। लेकॉर्नू ने मध्य पूर्व की स्थिति पर संसदीय बहस के दौरान कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि फ्रांसीसी सेना ने पिछले कुछ दिनों में इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों के द्वारा 10 से कम ड्रोनों को रोका है, या तो जमीन से हवा में मार करने वाली प्रणालियों के माध्यम से या हमारे राफेल लड़ाकू जेट के माध्यम से। अब लेकॉर्नू ने कहा है कि ईरान में 12 दिनों के संघर्ष के दौरान इजराइल की ओर से लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन छोड़े गए थे। तो ये थी, अब इसमें ईरान इजराइल संघर्ष में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत बढ़ते संघर्ष के बीच इजराइल और ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। दोनों देशों और वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रख रहा है और मध्य पूर्व संघर्ष पर चर्चा के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के प्रमुख गुरुवार को ब्रुसेल्स में अन्य मुद्दों के अलावा मध्य पूर्व संघर्ष पर चर्चा के लिए मिलेंगे। अधिकांश नेता संक्षिप्त लेकिन गहन नाटो शिखर सम्मेलन में आएंगे, जहां उन्होंने रक्षा खर्च में बड़ी वृद्धि का संकल्प लिया था तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने कुछ मतभेदों को दूर किया था। यूरोपीय नेता मध्य पूर्व में युद्धों के परिणाम को लेकर भी चिंतित है तथा यूरोपीय संघ ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर कूटनीतिक वार्ता को पुनर्जीवित करने पर जोर दे रहे हैं। अब ये ट्रंप के अधिकारी ईरान हमलों पर कांग्रेस को पहली बार गोपनीय जानकारी देंगे। ये है कि सीनेटर गुरुवार को शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग राष्ट्रपति ट्रंप के 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और क्या ये हमले अंततः सफल रहे। यह गोपनीय ब्रीफिंग जो मूल रूप से मंगलवार के लिए निर्धारित थी, इसमें देरी हुई है, ऐसे समय में हो रही है जब सीनेट द्वारा इस सप्ताह एक प्रस्ताव पर मतदान किए जाने की उम्मीद है, जिसके लिए कांग्रेस की मजबूरी की आवश्यकता होगी। यदि ट्रंप ईरान पर फिर से हमला करने का निर्णय लेते हैं तो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने कहा कि व्हाइट हाउस ने कांग्रेस की सलाह लेने में विफल होकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और वे उस खुफिया जानकारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिस पर ट्रंप ने हमलों को अधिकृत करते समय भरोसा किया था। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट आपके लिए। और तेल की कीमतें गिर गई हैं, 9% वृद्धि हुई थी
क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं और मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बारे में लोगों में विश्वास बढ़ा है। लगभग ये बेंचमार्क ब्रेट क्रूड वायदा पिछले दिनों की तुलना में 5.6 कम होकर ये 67.44 प्रति बैरल पर था। तो ये ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम बरकरार रहने पर अमेरिका और ईरानी अधिकारी अगले सप्ताह बातचीत करेंगे। तो ये हमने आपको सारी रिपोर्ट दी है और जिसमें कुछ शेष बाकी है नहीं, एक दो चीज़ें और हैं, वो हम आपको, क्योंकि एपिसोड लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको इसकी जानकारी बाद में देंगे। तो इसी के साथ हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को, जो इस प्रकार के सभी देशों की जानकारियां आपको उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्रिप्शन से नवाजेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें हमें 10-10 घंटे मेहनत करके आपके लिए प्रस्तुति पेश करनी पड़ती है और हम कोई आपसे तनख्वाह या मॉनेटरी गेन नहीं लेते। तो लिहाजा एकमात्र सब्सक्रिप्शन ऐसी चीज़ है जो आप हमें दे सकते हैं और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री में देना होता है, आपसे हम कोई पैसा लेते नहीं हैं। तो इसी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हुए आपसे फिर अगले एपिसोड में मिलने का प्रयास करेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।